केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 54वीं जीएसटी परिषद की बैठक के समापन के बाद घोषणा की कि कैंसर की दवाओं पर वस्तु एवं सेवा कर की दरें 12% से घटाकर 5% कर दी गई हैं। इसके अलावा नमकीन और नमकीन खाद्य पदार्थों पर जीएसटी की दरें भी संभावित रूप से 18% से घटाकर 12% कर दी गई हैं। चिकित्सा स्वास्थ्य बीमा पर दरों में कमी की सिफारिश करने के लिए मंत्रियों का एक समूह भी गठित किया गया है। यह अक्टूबर के अंत तक अपनी रिपोर्ट पेश करने वाला है। जीएसटी परिषद मुआवजा उपकर के भविष्य की जांच के लिए एक मंत्री समूह बनाए जा रहे हैं, जो मार्च 2026 के बाद समाप्त होने वाला है। हमने मुआवजा उपकर के बारे में चर्चा की थी और यह समझा गया था कि यह स्पष्ट रूप से मार्च 2026 तक है जब हम मुआवजा उपकर एकत्र कर सकते हैं। जो विस्तारित मुआवजा उपकर है, विस्तारित मुआवजा उपकर को बैक टू बैक ऋणों को चुकाने और उस पर ब्याज की सेवा के लिए एकत्र किया जा रहा है। संभवतः जनवरी 2026 तक हम बैक टू बैक ऋण और ब्याज का भुगतान कर देंगे और इसलिए मार्च तक, जो कि लगभग 2 महीने का मुआवजा उपकर है, जो बचा रहेगा, लेकिन मुआवजा उपकर मार्च 2026 तक समाप्त हो जाएगा। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ चुनाव पूर्व गठबंधन वार्ता ठप होने के बीच सोमवार को हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 20 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी की है। पार्टी ने अपनी हरियाणा इकाई के उपाध्यक्ष अनुराग ढाका को कल्यात और इंदु शर्मा को भिवानी से मैदान में उतारा है। विकास नेहरा को मेहमम और विजेंद्र हुड्डा को रोहतक से मैदान में उतारा गया है। 90 संसदीय विधानसभा के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 12 सितंबर है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संघर्ष क्षेत्र गाजा में जितनी जल्दी हो सके युद्ध विराम का आह्वान किया। भारत खाड़ी सहयोग परिषद के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक को संबोधित करते हुए जयशंकर ने कहा कि गाजा की स्थिति सबसे बड़ी चिंता का विषय है। मंत्री ने कहा, इस संबंध में भारत का रुख सैद्धांतिक और सुसंगत रहा है। हम आतंकवाद और बंधक बनाने की घटनाओं की निंदा करते हैं, लेकिन निर्दोष नागरिकों की लगातार हो रही मौतों से हमें गहरा दुख है। किसी भी प्रतिक्रिया में मानवीय कानून के सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए। हम जल्द से जल्द युद्ध विराम का समर्थन करते हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के दुरुपयोग और भर्ती में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान को 23 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। खान को केंद्रीय एजेंसी द्वारा 6 घंटे तक पूछताछ करने के बाद 2 सितंबर को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। सुनवाई के दौरान ईडी ने खान की 14 दिनों की न्यायिक हिरासत मांगी थी, जिसमें कहा गया था कि आरोपी से आगे की हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जाना चाहिए। ईडी ने अदालत को बताया कि अगर रिहा किया गया तो खान गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं और जांच में बाधा डाल सकते हैं। पिछले हफ्ते अपनी गिरफ्तारी से पहले आप विधायक ने कहा था, सुबह से 7 बजे हैं और ईडी मुझे सर्च वारंट के नाम पर गिरफ्तार करने आई है। उनका एकमात्र उद्देश्य हमारी पार्टी को तोड़ना है। हम झुकने वाले नहीं हैं और हम टूटने वाले नहीं हैं। पूर्व कुश्ती कोच और विनेश फोगाट के चाचा महावीर फोगाट ने कहा कि वह ओलंपिक स्टार के राजनीति में शामिल होने और अगले महीने हरियाणा चुनाव लड़ने के खिलाफ थे। इंडिया टुडे के साथ एक साक्षात्कार में महावीर फोगाट ने कहा कि विनेश को राजनीति में शामिल होने के बजाय 2028 ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि कुश्ती से संन्यास की घोषणा करने से पहले विनेश को एक और ओलंपिक में भाग लेना चाहिए था और वह कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के उनके फैसले के खिलाफ हैं। मैं चाहता था कि विनेश एक और ओलंपिक में भाग ले और स्वर्ण पदक जीते। उसे अपना ओलंपिक लक्ष्य हासिल करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए था। मैं उनके राजनीति में शामिल होने के खिलाफ हूँ। इंडिया टुडे के हवाले से महावीर फोगाट ने कहा, छोटे बच्चे अपने फैसले खुद लेंगे, यह उन पर निर्भर करता है। मेरा कर्तव्य उनका पालन पोषण करना है और उन्हें बड़ा करना था। इस उम्र में विनेश एक और ओलंपिक में भाग ले सकती थी। मैं चाहता था कि वह इस बार स्वर्ण पदक जीते। कुश्ती कोच ने कहा, जब पूछा गया कि क्या
पूर्व WUFI प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ विनेश फोगाट के विरोध ने उनके राजनीतिक करियर का मार्ग प्रशस्त किया, तो महावीर ने कहा कि विनेश एक व्यक्ति के खिलाफ था और इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने पुष्टि की है कि एमपॉक्स के पहले से संदिग्ध मामले की यात्रा से संबंधित संक्रमण के रूप में पुष्टि की गई है। प्रयोगशाला परीक्षण ने रोगी में पश्चिम अफ्रीकी क्लैड 2 के एमपॉक्स वायरस की उपस्थिति की पुष्टि की है। यह मामला एक अलग मामला है, जुलाई 2022 से भारत में पहले के 30 मामले की तरह, और यह वर्तमान सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल का हिस्सा नहीं है जो एमपॉक्स के क्लैड 1 के बारे में है। मंत्रालय ने कहा, व्यक्ति एक युवा पुरुष जो हाल ही में एमपॉक्स संचरण का अनुभव करने वाले देश से यात्रा करके आया था, वर्तमान में एक निर्दिष्ट तृतीयक देखभाल अलगाव सुविधा में अलग थलग है। रोगी चिकित्सकीय रूप से स्थिर बना हुआ है और किसी भी प्रणालीगत बीमारी या रुग्णता से मुक्त है, मंत्रालय ने कहा। जबकि यह मामला पहले के जोखिम आकलन के अनुरूप मंत्रालय का कहना है कि इस समय जनता के लिए किसी व्यापक जोखिम का कोई संकेत नहीं है। संक्रमण का तरीका एमपॉक्स पहले मंकी पॉक्स के नाम से जाना जाता था। इसके अधिकांश मामले 34 वर्षीय की औसत आयु वाले पुरुषों में है। वैश्विक स्तर पर संक्रमण का सबसे आम तरीका यौन संपर्क है, उसके बाद व्यक्ति से व्यक्ति गैर यौन संपर्क है। जिस मामले में कम से कम एक लक्षण की सूचना दी गई है उसमें सबसे आम लक्षण दाने हैं, उसके बाद बुखार है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि HIV स्थिति के बारे में उपलब्ध जानकारी वाले लगभग आधे 51% मामले HIV से पीड़ित व्यक्तियों के हैं। उन्होंने कहा कि यह जानकारी विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वर्तमान प्रसार के रुझानों पर साझा की गई है। जैसे ही TMC के जवाहर सरकार ने कोलकाता बलात्कार हत्या और संबंधित भ्रष्टाचार को लेकर राज्यसभा सांसद के रूप में अपने संवैधानिक पद से इस्तीफा देने की पेशकश की, भाजपा ने ममता सरकार पर हमला करने के लिए इस अवसर का लाभ उठाया और मामले को कथित रूप से गलत तरीके से संभालने के लिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री से पद छोड़ने की मांग को दोगुना कर दिया। राज्यसभा से इस्तीफा देने के साथ साथ राजनीति छोड़ने के अपने फैसले की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री को सरकार के संदेश के तुरंत बाद पश्चिम बंगाल के लिए भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित मालवीय ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कोलकाता पुलिस आयुक्त से पद छोड़ने के लिए कहा। भाजपा के अमित मालवीय ने TMC सांसद के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, घृणित अपशब्द बोलने वाले TMC के राज्यसभा सांसद ने TMC द्वारा संचालित पश्चिम बंगाल सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार और आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में बलात्कार और हत्या के मामले को ठीक से न संभालने पाने का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद मालवीय ने जूनियर डॉक्टर के शव की खोज के 72 घंटे बाद की अवधि के दौरान मुख्यमंत्री और आयुक्त के कॉल रिकॉर्ड को सार्वजनिक करने की मांग की। सच्चाई को उजागर करने के लिए ममता बनर्जी और विनीत गोयल का पॉलीग्राफ टेस्ट होना चाहिए। न्याय के लिए आंदोलन करना जारी रहेगा। भारत को 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा हासिल करने के लिए 30 लाख करोड़ रुपए के निवेश की जरूरत है, केंद्रीय मंत्री ने कहा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सर्वसम्मति से संसदीय राज्य भाषा समिति का पुनः अध्यक्ष चुना गया। GST परिषद की बैठक के बाद राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने कहा, संभावित रूप से कार सीटों पर दर को 18% से बढ़ाकर 28% करने का निर्णय लिया गया है। यह स्पष्ट करने का निर्णय लिया गया है कि रेलवे के लिए छत पर लगे पैकेज यूनिट एयर कंडीशनिंग मशीन पर 18% कर लागत है। इसी तरह सीट शेयरिंग के आधार पर हेलीकॉप्टर द्वारा यात्रियों के परिवहन पर 5% की दर से GST अधिसूचित करने की सिफारिश की गई है, जैसा कि हवाई यात्रा के लिए भी उपलब्ध है। इकोनॉमी क्लास पर यह स्पष्ट करने का निर्णय लिया गया है कि आवासीय, वाणिज्यिक या औद्योगिक निर्माण सेवाओं के लिए विचार के साथ भुगतान किए गए PLC या तरजीही स्थान शुल्क भी उसी दर के
कर के लिए उत्तरदायी निर्माण सेवाओं की समग्र आपूर्ति का हिस्सा होंगे। रामेश्वरम के कैफे विस्फोट के पीछे आईएसआई के हाथ, एनआईए का आरोप पत्र। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस ने दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। खरीफ रकबे में 2.2% की वृद्धि दर्ज, बुवाई अवधि समाप्ति के करीब। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ट्वीट किया, नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य बन गया है। संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य नेपाल ने नई दिल्ली में संयुक्त सचिव और डिपोजिटरी प्रमुख अभिषेक सिंह के साथ सीडीए महामहिम डॉक्टर सुरेंद्र थापा की बैठक के दौरान अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन अनुसमर्थन पत्र सौंपा। भारतीय सेना के चिनार कोर ने ट्वीट किया, चिनार कोर कमांडर ने उत्तरी कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। चिनार कोर कमांडर ने सुरक्षा स्थिति का आकलन करने और परिचालन तैयारियों की समीक्षा करने के लिए आज व्रज डिवीजन, कुपवाड़ा और तंगधार सेक्टर का दौरा किया। सैनिकों के साथ बातचीत के दौरान उन्हें उभरती चुनौतियों का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए स्थितिजन्य जागरूकता और सख्त सतर्कता के महत्व पर प्रकाश डाला।